शुरू है। हाँ जी। तो अपने कल कहाँ पढ़ रहे थे? कल एक तो पंजाब खत्म कर दिया था और एक मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरू करवा दिया था आपको। तो चलो अब अपने इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की थोड़ी सी और बातें मैं वापस रिकॉल करवा देता हूँ। पहले पंजाब वाली बात रिकॉल करवा दूं थोड़ी। तो पंजाब में मैं युद्ध युद्ध बता देता हूँ आपको ना कि पंजाब और अंग्रेजों के बीच में दो युद्ध हुए थे। दलीप सिंह के टाइम में युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जब हुआ तो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल लॉर्ड होल्डिंग हुआ करता था। 1845-46 में युद्ध हुआ जिसमें मुद्दकी, फिरोजा, बद्दोवाल, अलीवाल और सबराओं की लड़ाइयां हुई थी, जिनमें सबराओं एक निर्णायक लड़ाई थी। इसमें सिखों को पूरी तरीके से हरा दिया गया था। 9 मार्च को उनके साथ लाहौर की संधि की गई। संधि में दलीप सिंह को राजा मान लिया गया। रानी जिंदा या जिंदन कौर को, जो उसकी मम्मी थी, उसको रिजेंट घोषित कर दिया गया। हेनरी लॉरेंस को उसका रेजिडेंट बना दिया गया पंजाब का, और उन पे 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना लगाया गया। लाल सिंह को वजीर बना दिया गया। उनकी सेना को तोड़कर 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवारों तक सीमित कर दिया गया। 2 दिन बाद इसमें एक संधि लाइन और जोड़ी गई और कहा गया कि दिसंबर 1846 तक अंग्रेजों की सेना लाहौर में रहेगी। 22 दिसंबर 1846 को पुनः भैरोवाल की संधि की गई और उसमें कहा गया कि जब तक दलीप सिंह व्यस्क नहीं हो जाता है, अंग्रेजों की सेना लाहौर के अंदर रहेगी, और रानी जिंदा को पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। डलहौजी के टाइम में 1848-49 में दोबारा युद्ध शुरू होता है, जब मुल्तान का गवर्नर मूलराज और हजारा का गवर्नर चतर सिंह विद्रोह कर देता है और डलहौजी ने आक्रमण कर दिया। चिलियानवाला के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति गफ था, पंजाब का सेनापति शेर सिंह था। हालांकि अनिर्णायक युद्ध था, अंग्रेजों को अधिक नुकसान हुआ था, पर गफ ने इसे अपने फेवर में बताया। अतः डलहौजी ने कहा था ऐसी एक और जीत हमें बर्बाद कर देगी, और गफ को हटाकर नेपियर को उसकी जगह पे भेजा गया। गुजरात या तोपों के युद्ध में नेपियर ने सिखों की सेना को कंप्लीटली डिफीट किया था और पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। कोहिनूर हीरा उनसे ले लिया गया और दलीप सिंह को आगे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया था। हालांकि हेनरी लॉरेंस इसका विरोध करता है और वो इसके विरोध के अंदर अपना इस्तीफा दे देता है। इतनी कुछ बातें हमने पढ़ी थी। हम अंग्रेजों के शासन व्यवस्था के बारे में जान रहे थे और हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक एक्ट पारित करती है, उसको रेगुलेट करती है, इसलिए उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। जिस एक्ट के तहत कहा गया कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल होगा। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कुछ शक्तियों के तहत उसके अधीन होगी। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद होगी, जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और निर्णायक वोट गवर्नर जनरल दे सकता है यदि वोट बराबर हो जाते हैं तो। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होगा जिसका क्षेत्राधिकार कलकत्ता होगा, जिसमें अंग्रेजी कानून लागू होंगे, और यदि दोनों पक्ष सहमत है तो बाहर का मामला भी सुना जा सकता है। कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता। कंपनी का कोई भी कर्मचारी है वो आपके उपहार ग्रहण नहीं कर सकता है। कुछ इतनी बातें कल मैंने बता दी थी। मैं यहां से आगे शुरू करूं थोड़ा सा, तो 3 चीजें देखो हमने लिखी थी इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट के बारे में लिखते हैं। एक हमने लिखा कि बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है, इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये गवर्नर जनरल कौन था पहला? तो ये जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। हम एक पढ़ रहे हैं कि 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी गवर्नर जनरल के। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, कार्यकारी परिषद थी। तो कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य कौन थे वो भी तो अपने को पता होना चाहिए। कोई अपने से उठा के वो नाम पूछ ले। उन चारों के नाम थे फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। मैं इधर हिंदी में लिख दूं तो फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। ये नाम भी थोड़े से अपने को याद रहने चाहिए, तो आप इसी में हेडिंग डालो अपने नीचे। जो एक्ट लिख रहे थे ना, एक्ट के नीचे लिखो अपने तो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। नीचे लिखो, कार्यकारी परिषद के सदस्य, मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कार्यकारी परिषद के सदस्य, मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद के सदस्य। मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद के सदस्य। नाम लिख लो, फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन बारवेल। चारों के नाम लिख लो, फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन और बोरवेल। फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन और बोरवेल। फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन और बोरवेल ये सदस्य थे। ठीक है, अब आगे देखो। इसके बाद में एक कल मैंने आपको उतार लिए होंगे आपने, देख लेना, उतार लेना ना, कोई नहीं उतार पाया था। फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन बोरवेल 2-3 बार बोल के भी देखना, आप बोल के देखेंगे याद हो जाएंगे। फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन बोरवेल है ना, इंग्लिश वाले इधर ये नाम लिखे हुए, इधर से देख लेना। तो पहला गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसके सहायता के लिए 4 सदस्यों की जो कार्यकारी परिषद थी उसके 4 सदस्य फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन और बोरवेल थे। मैंने कल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए थे, तो लिख लो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन कौन थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नाम लिख रहा हूं मैं, लिखिए आप। एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड। एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। नाम लिख लो इनके भी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये भी कोई पूछ ले आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन कौन थे, तो एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड। एलिजा इम्पे इसके अंदर चीफ जस्टिस था, सीजे था ये, तो एलिजा इम्पे के आगे लिख लो सीजे। और ध्यान रखना एलिजा इम्पे आदमी है, लुगाई नहीं है। कई बार एलिजा नाम देख के अपने को लगता है लुगाई रही होगी, आदमी है ये, है ना। तो एलिजा इम्पे, सीजे लिख लेना आगे, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, हिंदी वाले लिख लेना आपने। तो एलिजा इम्पे था, उसके पास एक चैम्बर था, चैम्बर में लीमेस्टर हाइड रहता था। एलिजा इम्पे था, एलिजा इम्पे के पास एक चैम्बर था, चैम्बर के अंदर लीमेस्टर छुपा हुआ रहता था, हाइड हो जाया करता था। तो आपके याद रह जाएंगे नाम, एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड। तो वापस सारे नाम कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, 4 कार्यकारी परिषद के सदस्य फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन और बारवेल, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो एलिजा इम्पे, उसके पास एक चैम्बर, उसमें छुपा हुआ रहता है कौन, तो लीमेस्टर छुपा हुआ रहता है, लीमेस्टर और हाइड। याद कर लेना आप सारे के सारे नाम, इनसे कोई पूछे जा सकते हैं आपसे ना। अब अपने एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। कल ये मैं नाम नहीं बताए थे, मुझे लगा आप एक्ट याद कर लो, नाम मैं कल लिखवा दूंगा और आज ही इनकी जरूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए अब अपने एक एक के बारे में पढ़ने लगते हैं। हेडिंग डालो, बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजी ऑफ बंगाल। तो हम बंगाल के जीजी पढ़ना शुरू करेंगे आज से, बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ना शुरू करेंगे आज से। पहला जो बंदा था वो लिखो, वॉरेन हेस्टिंग्स। टाइम पीरियड लिखो 1772 से 85। वॉरेन हेस्टिंग्स
वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 टू 85। अच्छा, मैं सन पे वापस आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। सन याद भी रखना, थोड़ा दिमाग में भी रखना। 1772 से 1785। मॉडर्न इंडिया में थोड़ी सी यही दिक्कत रहती है, सन एग्जैक्टली याद नहीं करें, क्रोनोलॉजी जरूर दिमाग में रहेगी, पहले कौन बाद में कौन। कई बार मॉडर्न इंडिया के डायरेक्टली क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे ही पूछ लिए जाते हैं। तो 1772 से 85। पर मैं इस सन का आपका ध्यान आकृष्ट इसलिए नहीं करवा रहा कि याद करना है, मैं आपका ध्यान इसलिए दिलवाना चाहता हूं कि कल मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। और रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या कहा गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ठीक बात है, बंगाल के गवर्नर को हम क्या बना देंगे? गवर्नर जनरल बना देंगे। अच्छा, तो गवर्नर जनरल बनने कब शुरू हुए? तो 1773 में गवर्नर जनरल बनने शुरू हुए थे। पर ये भाई तो 1772 में ही आ गया। इसका मतलब है कि ये 1772 में जब आया था तब तो ये बंगाल का गवर्नर था। पर 1773 में बीच में ही रेगुलेटिंग एक्ट आ गया और इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ऑब्वियस सी बात है वॉरेन हेस्टिंग्स, आपने थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा है। पर आपसे कोई पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो भी वॉरेन हेस्टिंग्स है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। है ना, कई बार अपने ये तो दिमाग में रह जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, और आपको लगे ले मास्टर ने फालतू की इधर उधर की सारी बातें बता दी, आदमी कौन लुगाई कौन ये तक बता रहा था, और वास्तव में जो बताना था कि अंतिम गवर्नर कौन था ये तो हमें बताया नहीं। ये तो नाइंसाफी है हमारे साथ में। तब ये सन याद रखना आप ना कि 1772 के अंदर ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, और इसी को प्रमोशन किया गया और कहा गया भाई साहब आज के बाद तू गवर्नर नहीं है, आज के बाद जी नहीं है, तू जीजी है। तो गवर्नर से उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया। पर लिख लो, मुझे पता है ज्यादातर भूंगलों के ये बात समझ में नहीं आती, लिखो तुम, लिखा हुआ रहेगा ना इसलिए ठीक रहेगा तुम्हारे। देखो, यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ही वाज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ही वाज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ही वाज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ही वाज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तथा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, तथा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, एंड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एडी, तथा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, एंड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एडी, तथा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, एंड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एडी, इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब साहब हम तो ये पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों का जब गवर्नर जनरल वगैरह बनने लगे तो इनका शासन क्या रहा, इन्होंने कैसे काम किया, तो हम शासन पढ़ेंगे इनका। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का मैं थोड़ा सा पहले बताता हूं आपको। हम वॉरेन हेस्टिंग्स को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लैंड रेवेन्यू में क्या सुधार किए, भू राजस्व में क्या सुधार किए, और एक वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था में क्या सुधार किए। हम इसके लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म और इसके जुडिशियल रिफॉर्म पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और सुनो, देखो आप 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये कुछ बातें मेरी पढ़ाई भी आपको रिकॉल होनी चाहिए। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की दो संधियां होती है। 1765 में क्लाइव करता है। क्लाइव दो बार बंगाल का गवर्नर बना था। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से लेकर 1760 तक वो बंगाल का गवर्नर रहा था। फिर 1765 में जब दोबारा बुलाया गया था तो 65 से लेकर 67 के बीच में वापस वो गवर्नर रहा था। क्लाइव दो बार गवर्नर बनता है। बंगाल में अंग्रेजों का राज्य स्थापित करने वाला वो था, पर संयोग देखिए कि क्लाइव जब वापस चला गया था तो क्लाइव पे मुकदमेबाजियां हुई थी कई, और बाद में क्लाइव फाइनली सुसाइड कर लेता है। तो क्लाइव ने वहां इंग्लैंड में सुसाइड किया था। अब क्लाइव द्वैध शासन लागू कर गया था बंगाल में। हम जानते हैं ड्यूअल रूल, मैंने द्वैध शासन के बारे में बताया था कि दीवानी अधिकार
मतलब पैसे टक्के के मामले तो किसके पास में रहेंगे? कंपनी के पास में। और प्रशासनिक मामले, निजामत के अधिकार किसके पास में रहेंगे? तो वो रहेंगे आपके नवाब के पास में। ये द्वैध शासन था, जिसमें कंपनी के पास अधिकार थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वहीं नवाब के पास में, बेचारे के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। हमने बताया था कि बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर को एक बार पुनः नवाब बनाया गया था। मीर जाफर थोड़े टाइम में मर जाता है, तो नजमुद्दौला को नया नवाब बना दिया गया था। और नजमुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला नया नवाब बनता है। और मुबारकुद्दौला के बारे में मैंने कहा था कि वो बंगाल का अंतिम नवाब था। और तब मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। तो ये सुधार क्यों करने पड़े? क्योंकि पहले तो बंगाल में ये था कि अंग्रेजों का कहना था पैसे हम लेंगे और शासन तुम संभालो। अब जब 1772 में एज ए गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर देता है, तो बंगाल की सारी शक्तियां किसके पास में आ गई? तो अंग्रेजों के पास में आ गई। अब तक शासन नवाब देखता था, अब शासन भी आपके पास में आ गया, तो आपको शासन में सुधार करने पड़ेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने बाद में यहां पर शासन के अंदर सुधार किए थे। और वो सुधार किस क्षेत्र में किए? तो दो ही क्षेत्र हो सकते हैं। पैसे टक्के का मामला हो सकता है और एक न्याय वाली चीजें हो सकती है। तो उसने भू राजस्व में भी सुधार किए थे और उसने न्याय के अंदर भी सुधार किए थे। दोनों मामलों में सुधार किए थे, क्योंकि पहले ये काम नवाब देख रहा था, अब कंपनी ने कहा कि हम खुद देखेंगे, तो हमारे हिसाब से देखेंगे हम काम ये। तो पहले उसने द्वैध शासन को समाप्त किया था। ये बात हालांकि मेरे पहले लिखवाई हुई है, पर यहां पर वापस लिखिए, आप लिखिए 1772 ईस्वी में, इन 1772 एडी, 1772 ईस्वी में, इन 1772 एडी, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स अबोलिश्ड ड्यूअल रूल इन बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स अबोलिश्ड ड्यूअल रूल इन बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स अबोलिश्ड ड्यूअल रूल इन बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स अबोलिश्ड ड्यूअल रूल इन बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में किसको समाप्त कर दिया था? तो द्वैध शासन जो लागू किया हुआ था, उस द्वैध शासन को उसने क्या कर दिया था? समाप्त। दो सवाल बन सकते हैं। द्वैध शासन कहां लागू किया गया था? बंगाल। किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव। कब लागू किया था? 1765। समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कब समाप्त किया था? 1772। था क्या? तो कंपनी और नवाब के बीच में बंटवारा किया गया था। दीवानी अधिकार कंपनी को दिए गए थे और निजामत के अधिकार या प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिए गए थे। और कंपनी इसके बदले में नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक दिया करती थी। लेकिन 1772 के बाद में सारी शक्तियां कंपनी ने अपने हाथ में ले ली थी। द्वैध शासन को बंगाल में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो इसके बाद बंगाल की सारी शक्तियां किसके पास में आ गई? तो इसके बाद सारी शक्तियां कंपनी के पास में आ गई थी। लिखो, तथा इसके बाद एंड आफ्टर इट, तथा इसके बाद एंड आफ्टर इट, अंग्रेजों ने बंगाल की समस्त शक्तियां अपने पास ले ली। अंग्रेजों ने बंगाल की समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले ली। ब्रिटिशर्स टुक ऑल पावर्स ऑफ बंगाल इन देयर हैंड्स। ब्रिटिशर्स टुक ऑल पावर्स ऑफ बंगाल इन देयर हैंड्स। अंग्रेजों ने बंगाल की समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले ली। अंग्रेजों ने बंगाल की समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले ली। ब्रिटिशर्स टुक ऑल पावर्स ऑफ बंगाल इन देयर हैंड्स। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं भाई मुबारकुद्दौला अंतिम ही हो गया। भाई मुबारकुद्दौला के बाद तो जरूरत ही नहीं है, किस बात की जरूरत है? बस ठीक है, हम देखेंगे, हमारा काम संभालते रहेंगे। तो अंग्रेजों ने संभालने शुरू कर दिए थे। तो अब उन्होंने सबसे पहले भू राजस्व में सुधार किए, फिर इधर आपके न्याय में सुधार किए थे। तो पहले लिखो भू राजस्व सुधार, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। भू राजस्व सुधार, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। वो दे दो ना मेरे को, स्टूल दे दो ना बैठने के लिए। भू राजस्व सुधार, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, भू राजस्व सुधार। अब था क्या? भू राजस्व की व्यवस्था क्या थी? पहले तो यह समझनी जरूरी है कि क्या व्यवस्था थी, सुधार कब होंगे? जब कोई पुरानी व्यवस्था चली आ रही होगी उसी में सुधार कर पाएंगे। तो पुरानी क्या व्यवस्था थी, उसमें क्या सुधार करने पड़े, इसके बारे में है। जैसे देखो, पहले क्या होता था? पहले यह था कि दीवानी मामले, या मैं सीधा बताऊं, बंगाल में नवाब होता था, नवाब के नीचे जमींदार होते थे,
और जमींदारों के नीचे होते थे किसान। किसान जमींदार को टैक्स देगा, जमींदार नवाब को टैक्स देगा। जमींदार कौन? तो नवाब के बड़े कोई सेनापति, नवाब ने उसको जमीन दे दी, ये जमीन तेरी है, आज के बाद यहां से टैक्स तू लेके आएगा। लैंडलॉर्ड, जैसे अपने राजस्थान में सामंत हुआ करते थे, बंगाल के अंदर ये कि जमींदार थे। जब कंपनी आई तो इसके ऊपर एक पार्ट और बन गया, कंपनी। सिस्टम वही चलता रहा। कंपनी ने कहा रुपए लेंगे हम, लेके तू या, तो लाता तो बेचारा नवाब ही था, तो किसान से जमींदार लेता, जमींदार नवाब को देता, नवाब कंपनी को दे दिया करता, और कंपनी वापस 53 लाख रुपए उसमें से नवाब को देती। और कंपनी ने इन मामलों के लिए अपने 2 उप दीवान बना रखे थे, मुहम्मद रजा खां और रजा सितोब्रो, कि तुम ये मैटर हमारे देख लिया करो। अब कंपनी ने नवाब को तो हटा ही दिया, नवाब का तो रोल ही खत्म कर दिया, तो अब कंपनी टैक्स किससे लेगी? जमींदारों से। तरीका यह है कि जमींदार सीधे सीधे कंपनी को दे दे, पर कंपनी को इन जमींदारों पर भरोसा नहीं था। कंपनी को लगता था ये नवाब के आदमी, हर कोई बंदा चाहेगा कि यार खुद के लोगों को ओबलाइज करे, मेरे बंदे आए। कंपनी को लगता था कि यार ये नवाब के जो लोग हैं, क्या पता हमारे प्रति वफादार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इससे अच्छा है अपना एक नया लॉयल ग्रुप खड़ा किया जाए, एक नया वफादार वर्ग खड़ा किया जाए, अपने लोगों को नौकरियां दी जाए, अपने लोगों को अधिकार दिए जाए, ताकि वो लोग इस बात से राजी रहें कि यार वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेज हमें अधिकार दिए, ठीक है। पर क्या हमें केवल एक वफादार वर्ग खड़ा करना है? ना ना ना, कमाई तो पहले करनी है, बाणी है अपने, अपना सपना मनी मनी वो आने चाहिए। इसका मतलब ये वर्ग कौन होगा? जो पैसे वाले लोग होंगे। तो अंग्रेजों ने सीधा सीधा सा कहा कि हम नए जमींदार बनाएंगे, पुराने वाले जमींदारों को नहीं लेंगे, हम तो क्या बनाएंगे? नए जमींदार बनाएंगे। किस आधार पे बनाओगे नए जमींदार? क्या तरीका होना चाहिए? किसको नए जमींदार बनाओगे? ज्यादा फूट रहा है उसको नए जमींदार बना दिया जाए? नहीं नहीं, ये नहीं, पैसा, हर मामले में पैसा। तो कैसे? कि बोली लगाएंगे, बिड, नीलामी, ये इलाका है, यहां से हमें कौन कितना टैक्स लाके दे सकता है। मैं आया, मैंने आका साहब 1000, दूसरे ने आका 1100, तीसरे ने आका 1300। अंग्रेजों ने कहा 1301, 1302, इतने में दूसरा बोला साहब 1350, 1400। 1400 से आगे बोली नहीं पड़ी। इसका मतलब 1400 वाले को ठेका दे दिया कि तू यहां से हमें टैक्स ला के दे, 1400 रुपए टैक्स तू ला के दे, तेरे को हम देते हैं। अच्छा, कितने साल के लिए लेके आएगा वो? जमींदार को तो जब बंगाल में नवाब जमींदार को जमीन दिया करता था, तब तो अपने जमींदारी सिस्टम और सामंत में तो सीधा हुआ करता था कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तेरे पास जमीन है। जब तक जमींदार से जमीन नहीं छीनी जाएगी, जब तक वो नवाब के खिलाफ विद्रोह ना कर दे, या नवाब ही नहीं हट जाए, दूसरा कोई वर्ग नहीं आ जाए, तब तक उनके पास जमीन रहा करती थी। तो अंग्रेजों का क्या तुम भी ऐसे करोगे कि ये जो यहां से लेने का अधिकार है, टैक्स लेने का अधिकार है, ये अनंत काल तक जारी रहेगा? अंग्रेजों का ना 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 ना, ऐसी गलतियां नहीं करते हम। ये अनंत काल वाली बात कर देते हैं ना, फिर आदमी काम करना पसंद ही नहीं करता। उसे लगता है बपोती है अपनी, तो ठीक काम करेंगे तो ठीक, 1400 मिल रहा है तो ठीक, 1500 मिलेगा तो ठीक, वरना जब आदमी को थोड़ा यूं दबाव दिया जाए तो आदमी थोड़ा ढंग से काम करता है। तो कितने साल के लिए? तो अंग्रेजों ने काम तो 5 साल के लिए। मतलब नए राजस्व अधिकारी होंगे, नए जमींदार होंगे, और नए जमींदार होंगे और उनको 5 साल के लिए हम ये अधिकार देंगे। ठीक है साहब। तो भू राजस्व में 1772 में सुधार किए गए, 5 साल की ठेका प्रणाली लागू की गई। क्या लागू की गई? 5 साल की ठेका प्रणाली। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, 5 साल के लिए ठेके दिए गए। 1772, 73, 74, 75, 76, 5 साल तक आप टैक्स लेके आइए। किसको टैक्स का अधिकार दिया गया? जिसने ऊंची बोली लगाई थी उसको टैक्स का अधिकार दिया गया था। नए जमींदार भर्ती किए गए थे, पुराने जमींदारों को यथासंभव ठेके नहीं दिए गए थे। लिखो, हेडिंग डालिए भू राजस्व सुधार। अब लिखो, 1772 ईस्वी में, इन 1772 एडी, 1772 ईस्वी में, इन 1772 एडी, 5 वर्षीय ठेका प्रणाली लागू की गई। 5 years कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 5 वर्षीय ठेका प्रणाली शुरू की गई। 5 years कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस किया गया। 5 years कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 5 वर्षीय ठेका प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई, शुरू की गई। 5 years कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वॉज
इंट्रोड्यूस्ड, 5 वर्षीय ठेका प्रणाली शुरू की गई तथा नए जमींदारों को ठेके दिए गए एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर गिवन टू न्यू लैंडलॉर्ड्स, तथा नए जमींदारों को ठेके दिए गए तथा नए जमींदारों को ठेके दिए गए एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर गिवन टू न्यू लैंडलॉर्ड्स, नए जमींदारों को ठेके दिए गए। कोष्टक में लिख लो, ऊंची बोली के आधार पर, ऊंची बोली के आधार पर, ऑन बेस्ड ऑन हाई बिड, ऊंची बोली के आधार पर, ऑन बेस्ड ऑन हाई बिड, ऑन बेस्ड ऑन हाई बिड, ऊंची बोली के आधार पर। तो क्या बात हुई, 1772 में 5 वर्षीय ठेका प्रणाली शुरू की गई। 5 वर्षीय ठेका प्रणाली के अंदर नए जमींदारों को ठेके दिए गए। नए जमींदार कौन, जिन्होंने ऊंची ऊंची बोलियां लगाई थी, उनको ये ठेके दिए। पर यह व्यवस्था फेल हो गई, यह व्यवस्था असफल हुई, सक्सेस नहीं हो पाई थी। लिखो, लाइन छोड़ के लिखना, यह व्यवस्था असफल हुई, द सिस्टम बिकेम अनसक्सेसफुल, यह व्यवस्था असफल हो गई, द सिस्टम बिकेम अनसक्सेसफुल, क्योंकि बिकॉज ऑफ, क्योंकि, एक नंबर लगा के लिखो, है ना, 1-2 नंबर लगा के लिखना। कहीं भी आपसे अपने से पूछ ले कि भाई नई व्यवस्था असफल क्यों हो गई थी। असफल एक तो इसलिए हो गई कि भाई एक्सपीरियंस नाम की भी तो कोई चीज होती है, पुराने वालों के पास में एक्सपीरियंस था गजब वाला, इसलिए वो जनता से टैक्स लेना जानते थे। अब कोई नया नया पैसे वाला आपने बना तो दिया कि तू टैक्स लेके आ जा, उसे पता ही नहीं था जमीन नापनी कैसे है, टैक्स लेना किससे है, कितना लेना है, क्या तरीका होना चाहिए, कौन सी फसल पर लेना है। खूब सारे लोग तो ऐसे भी थे जिनको मालूम ही नहीं था, नए नए जमींदार बन गए कि यार ये क्या होता है और क्या नहीं होता है, किस प्रकार से टैक्स लिया जाता है और किस प्रकार से टैक्स नहीं लिया जाता है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वाली सी बात है। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री एक बार नागौर दौरे पे थे, अपने कोई किसान खड़े हुए, किसान ने खड़ा होकर कहा कि साहब, जब हरी मिर्च खेत में होती है और मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो 10 रुपए किलो बिके, फिर सब्जी में डालने के लिए जब लाल पाउडर लेके आते हैं, मिर्च वाला जो मिर्च लेके आते हैं, लाल मिर्च लेके आते हैं, तो 60 रुपए किलो आए, 80 रुपए किलो आए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कई इधर सोचा और सोच कर कहा, तो तुम लाल मिर्च क्यों नहीं उगाते। वो बात है सीधी सी कि भाई नहीं पता था उस आदमी को, अनुभवहीन बंदा था इस मामले के अंदर। ये का ये है कि उन नए जमींदारों को भी इन मामलों की कोई जानकारी नहीं थी, इन मामलों की कोई जानकारी नहीं थी, तो लफड़ा हो गया। मुझे और याद आता है, धर्मेंद्र हमारे बीकानेर से एमपी का चुनाव लड़े थे। धर्मेंद्र जो आपके बॉलीवुड अभिनेता बीकानेर से चुनाव लड़े, 2004 वाला चुनाव लड़े थे। तो जब वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम इंदिरा गांधी नहर के पानी को लेकर समस्याएं चल रही थी। 1 महीने में 7 दिन पानी आया करता था, केवल 7 दिन पानी, फिर 21 दिन छुट्टी, फिर 7 दिन पानी, फिर 21 दिन छुट्टी। हम उसको बोलते थे 7 रोजा बारी है। पहले वो 15 रोजा हुआ करती थी, 15 दिन पानी, 15 दिन छुट्टी, 15 दिन पानी, 15 दिन छुट्टी, 7 रोजा कर रखी थी। किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल धर्मेंद्र से मिलने के लिए गया और उनको कहा कि साहब, वोट दे देंगे हम आपको, पर सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तब अटल बिहारी वाजपेयी वाली गवर्नमेंट थी, इंडिया साइनिंग वाले नारे के साथ वाजपेयी गवर्नमेंट वापस चुनाव लड़ रही थी, और पंजाब गवर्नमेंट हमें पानी नहीं देती। केंद्र सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए उसमें, पंजाब पानी पूरा दिलवाए। 7 दिन पानी आता है, 7 रोजा बारी है हमारी, 7 दिन पानी, उनका 7 रोजा बारी है हमारी केवल। धर्मेंद्र ने वापस सोच के कहा कि एक बार मुझे जिताओ, मैं तुम्हारे 1 रोजा कर दूंगा। उसको लगा, उनको लगा 1 रोजा का मतलब है डेली पानी आएगा इनके, 1 रोजा का मतलब है 1 दिन आएगा, बाकी छुट्टी रहेगी। तो अनुभव हर चीज का बहुत जरूरी है जी। नया ड्राइवर गाड़ी खराब करके रख देता है, तो ये का ये इन जमींदारों के साथ हुआ। इनके पास में अनुभव नहीं थे, इस अनुभव के चक्कर में ये लोग टैक्स ढंग से ला ही नहीं पाए। कोई ला नहीं पाया था टैक्स, कोई लेट लाता था, किसी को कम मिलता था। 1 नंबर लगा के लिख लो इसमें, नए जमींदार अनुभवहीन थे, नए जमींदार अनुभवहीन थे। न्यू लैंडलॉर्ड्स वर अनएक्सपीरियंस्ड, नए जमींदार अनुभवहीन थे, एक्सपीरियंस नहीं था, अनएक्सपीरियंस्ड थे। न्यू लैंडलॉर्ड्स वर अनएक्सपीरियंस्ड, नए जमींदार अनुभवहीन थे। तो नए जमींदार क्या थे, अनुभवहीन थे। दूसरा देखो, सबसे जोरदार बात,
जो पुराने वाले जमींदार थे, इनका यार पेट बड़े, जीव बड़े ना इनका भी, कि यार ये क्या तरीका है, इतने साल तक जमींदार अपने थे और आपने एक कागज का लेटर जारी किया और लेटर जारी कर कहा तुम आज के बाद जमींदार नहीं हो, और आज के बाद जमींदार फलान जी सेठ जी है, और फलान जी सेठ जी आगे टैक्स लेंगे। और तूड़ी हो गई यार, मिट्टी में मिला दिया सब कुछ, इतने सालों से जो इज्जत बनाई थी उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। और इन पुराने वाले जमींदारों ने, और ये पुराने जमींदार इनके किसानों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। ये तो बहुत बाद में जाके ये अपने किसान जमींदार के बीच का क्लेश टाइप का पढ़ना शुरू करते हैं, और कुछ अपनी किताबों में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख भी दिया गया। बाकी किसानों जमींदारों के बीच में ठीक ठीक से रिलेशन थे, अंग्रेजों के आने के बाद जरूर थोड़ी कंडीशनें थोड़ी खराब हुई थी, पर फिर भी जमींदार किसान के बीच का रिलेशन अच्छा था। जमींदार को पता होता था ये मेरा किसान है, इस साल इसकी बेटी की शादी है, टैक्स कम कर दिया करते, इस साल इनके मृत्यु भोज है, अगली साल जमा करवा देना, इस साल अकाल पड़ गया, टैक्स में छूट दे दो, अगली बार जमा करवा देना। तो जमींदार उस हिसाब से टैकल किया करता था। फिर किसान को हर मामले में जमींदार की जरूरत पड़ती, हारी बीमारी पैसे चाहिए जमींदार देगा, न्याय करेगा जमींदार करेगा, तो उससे पीढ़ियों से वो लोग जुड़े हुए थे। और अब उस पुराने वाले जमींदार ने अपने उन किसानों को कहा ये जो नया जमींदार टैक्स लेने आया इसको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसानों ने कहा टैक्स नहीं देंगे तो ये मारेगा हमें। उसने मारेगा क्यों, ये मैं जानता हूं, ऐसे कैसे मार सकता है। और पुराने वाले जमींदार के पास लठेत थे अपने, उसने लठेतों को कहा कि तेल पिला पिला के तैयार रखो, और नए वाला जमींदार कोई गांव में घुसे तो सही आगे, फिर हम बताएंगे टैक्स कैसे लेना होता है कैसे नहीं लेना होता है। तो पुराने जमींदारों ने किसानों को उकसाया कि वो कर नहीं दें, इस वजह से भी ये व्यवस्था फ्लॉप हो गई थी। तो 2 नंबर लिखो, पुराने जमींदारों ने ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स, पुराने जमींदारों ने ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स, पुराने जमींदारों ने ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स, पुराने जमींदारों ने किसानों को कर नहीं देने के लिए उकसाया, किसानों को कर नहीं देने के लिए उकसाया, प्रोवोक्ड फार्मर्स, प्रोवोक किया उनको, प्रोवोक्ड फार्मर्स, फॉर नॉट पे टैक्सेस, फॉर नॉट पे टैक्सेस, फॉर नॉट पे टैक्सेस। पुराने जमींदारों ने किसानों को कर नहीं देने के लिए उकसाया, पुराने जमींदारों ने किसानों को कर नहीं देने के लिए उकसाया। ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स प्रोवोक्ड फार्मर्स फॉर नॉट पे टैक्सेस, कर नहीं देने के लिए उकसाया, फॉर नॉट पे टैक्सेस कि भाई पुराने जमींदारों ने उनको कर नहीं देने के लिए उकसाया। ये जी मैं इसका और सिंपल उदाहरण दूं आपको, अपने इस बार तो फिर शायद चेंज कर दिया, मुझे पता नहीं क्या सिस्टम किया, उससे पिछली बार तक जो अपने दारू के ठेके वाला सिस्टम हुआ करता था, जब लॉटरी निकालेंगे हम तो, और लॉटरी में किसी के भी दारू का ठेका निकल सकता है। और अक्सर अपने अखबारों में पढ़ते थे कि सब्जी का ठेला लगाने वाले के निकला दारू का ठेका, या किसी गरीब आदमी के निकला दारू का ठेका। इससे पहले क्या व्यवस्था थी, इससे पहले ऊंची बोली वाला सिस्टम हुआ करता, जिसने बोली लगाई उनके ठेके निकल जाया करते थे। तो बड़े बड़े कुछ पार्टी हुआ करती थी, उनके पास ही दारू के ठेके हुआ करते। अब सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो केंद्रीकरण हो गया, और कुछ एक लोग बड़े बड़े ठेकेदार बन गए, यही सब दारू के ठेके खरीद लेते हैं, हम दारू के ठेके हर किसी को देंगे, समानता का अधिकार है, कोई भी दारू का ठेका खरीद सकता है। और इसके लिए लो आपको क्या दिया जाए, आपको लॉटरी का अधिकार दिया जाता, लॉटरी लगाइए। और लॉटरी में गरीब आदमी के भी निकल गया। पर क्या गरीब आदमी वो दारू का ठेका चला लेता था ना, निकलता था उसके केवल, निकलने के बाद वो जो पुराने वाला ठेकेदार था जिसका काम ही यही था, वो उसको आगे कहता कि कितने में निकला, 5 लाख में, साथ पकड़ रवाना हो, और मैं चलाऊंगा, इसमें कमाई तो 15 हो, मैं थप्पड़ मारूंगा चलाएगा तू, मैं चलाऊंगा इस ठेके को। और नहीं चलाने दिए थे ठेके, वही चलाया करते थे। और मान लो कोई थोड़ा बहुत लोंठा ही दिखाता और उसने कहता देख लेना मैं ही चला रहा हूं यहाँ पे, तो पुराने वाला वहां पे अवैध बेचनी शुरू कर देता, नहीं चलाने देता उसको। तो भले ही कितने ही सरकार ने लॉटरी के सिस्टम किए, वो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड थे वो ही चलाया करते थे। दूसरे क्षेत्र में यदि आपके दारू को ठेका आ गया तो वो जो परंपरागत वहां का ठेकेदार था वो नहीं चलाने दिया करता था। ये तो पिछली बार लॉकडाउन लगा था उससे जस्ट एक दिन पहले की बात है। पिछली बार लॉकडाउन शायद 14 मार्च को लगा था, 15 मार्च को लगा होगा, ऐसा कुछ है। मैं 14 मार्च को चूरू एक शादी में जा रहा था, तो यहाँ से क्लास लेके शादी के लिए मैं निकला, तो गाड़ी लेके निकले हुए थे, तो मैं
एक अपने कोचिंग के स्टूडेंट कोई और साथ में, तो निमंत्रण था कई लोगों को, तो मैं भी गया, वो साथ में गए हुए, और साथ में ड्राइवर तो गाड़ी चलाए। बीच में एक जगह चाय के लिए रुके। चूरू में मार्च के महीने में गर्मी पड़ने लग जाए, बाहर धूप पड़े भयंकर वाली, तो रोड से थोड़ा सा साइड के अंदर ढाबा था। हमने रोड पे गाड़ी खड़ी की, नीचे उतर के जाने लगे, तो साथ में स्टूडेंट था मेरे, तो उसने कहा भाई साहब आप बैठे हो, मैं चाय अंदर ही ले आता हूँ, बाहर धूप में कहाँ खड़े होंगे, बाहर धूप ही धूप है। मैं भाई यार लिया तो और ही बढ़िया आपने। वो गए, वो स्टूडेंट का है, वैसे छोटे भाई की तरह ही है, अब कई सालों से यहाँ जानते ही हैं, पढ़ते हैं, तो चाय लेके आ गए। अंदर हमने गाड़ी में बैठे बैठे ही चाय पी ली। मेरे वाइट कुर्ते पजामे पहने हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, वापस वो जब पैसे देने के लिए जाने लगा, तो वो निकला, निकलते मैंने वापस आवाज लगे, ले ले पैसे मेरे से ले, उसने कहा अरे वैसा मत, अरे मैं तू छोटा है यार, तू कैसे दे देगा, ले मैं देता हूँ, ले ले पैसे तू लेगी। मैंने उसको वापस बुला के पैसे दिए, वो दुकान वाले को दे के आया। दुकान वाले ने नोटिस किया कि वो दाढ़ी वाला आदमी जो व्हाइट कुर्ते पजामे में, वो गाड़ी के अंदर ही बैठा है। पैसे भी उसने निकाल के दिए, RJ14 जयपुर नंबर की गाड़ी है। तो जब पैसे देके वापस आने लगा, तो उसको वापस बुलाया दुकान वाले ने कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, कि ठेका हमें दे दो। तो उसने कहा कौन सा? कहा देखो जयपुर के हो, यहाँ नहीं चला पाओगे इस इलाके में, यहाँ हम ही बेचेंगे। उससे क्या, थोड़े दिन पहले दारू के ठेकों की नीलामी हुई थी, और उस दुकान वाले को ये लगा कि इस जयपुर के बंदे को दारू का ठेका निकला है, अपने शकल से लगते ही इसमें अपने कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम वैसे ही लगते हैं। तुझे लगा ये जो अंदर बैठा है ये ठेकेदार है कोई, साथ में अपने एक दो भाई बंधु और लेके आया है, और इनके दारू का ठेका निकला है, और ये उस ठेके को एक्वायर करने के लिए या खोलने के लिए जाते होंगे। उसने कहा कि अरे हमारे ऐसा कोई ठेका नहीं निकला। अरे नहीं चला पाओगे, मैं कह रहा हूं ना आपको, ये जब राजगढ़ इलाका है, यहाँ हरियाणा वाली ब्लैक बिकेगी बाद में, कैसे कर पाओगे? उसने मुश्किल से पिंड छुड़ाया, अरे नहीं है, सोगन है हमारे, हम कोई ठेका नहीं, हम ब्याह में जाके आ रहे हैं आके, और शाम को वापस निकलेंगे, तेरे को वापस दिखा जाएंगे, ब्याह में लाडू ले आएंगे तेरे लिए और दे के जाएंगे। तब उस दुकानदार को विश्वास, और फिर भी विश्वास क्या हुआ, वो वापस आया तो हंसते भी आया, तुम्हें क्या हुआ रे, वापस क्यों बुलाया इसने तेरे को? कि भाई साहब ये अपने को समझ रहे ठेकेदार, इसको लग रहा है कि ये धोले कुर्ते पजामे पहन के दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के ठेकेदार है कोई, और इनके दारू का ठेका निकला है, और ये कह रहा है मुझे दे दो। वो तुम बात करिए इसमें कि हमारे तो 15 में निकला है, 25 दे रहे हो तो हम दे देंगे, कब तो भाई साहब मैं कह के आ गया इसको कि हमारा तो नहीं निकला हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है साहब, आप नए इलाके में जाके काम कैसे कर सकते हो? तो मुझे लगा यार, जब ये मतलब चाय के ढाबे वाले में भी इतना है कि नहीं, हमारे एरिया में आके कैसे ठेका चला लोगे आप? तो साहब यहाँ तो पुराने जमींदार थे, ये पुराने जमींदार तो किसी को ठेका कैसे लेने देते, किसी को रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करने देते? इन्होंने किसानों को आगे नहीं देना, और इनके लठेत तैयार थे, और दो चार नए जमींदार तो कोई टैक्स लेने के लिए गए, उनके सिर फोड़े इन्होंने पकड़ पकड़ के। और बाद में कोई दोबारा कोई दूसरा उनकी सहायता के लिए जाता, तो उसको भी कहते कि भाई साहब पहले वाले भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, इधर आने की जरूरत नहीं है, देख लेना। तो इस वजह से भी ये व्यवस्था फ्लॉप हुई थी। ये व्यवस्था फ्लॉप हुई तो अंग्रेजों की एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि नए जमींदारों से पार नहीं पड़ेगी। तो 5 साल तो जैसे तैसे व्यवस्था चलाई, 72 से 76 5 साल हो गए। 76 में इस व्यवस्था को चेंज किया, और उन पुराने जमींदारों को ठेके दिए। दिए तो ऊंची बोली वाले के आधार पर ही, पर पिछली बार तो बोली में पुराने जमींदारों को शामिल ही नहीं किया था। इस बार पुराने जमींदारों का ले लो रे, अब तुम ही ले लवा लो, ठीक है तुम ही ला सकते हो, वरना औरों से पार नहीं पड़ेगी। और पर 1 साल का ही ठेका देंगे तुम, ज्यादा नहीं देंगे, एक एक साल के ठेके दिए जाए। उनको डर लगता था कि यार ज्यादा लंबे टाइम के लिए ठेके दिए तो ये लोग हमारे खिलाफ विद्रोह वगैरह कर सकते हैं, इनकी स्थिति ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो 1776 में इस व्यवस्था को 1 साल के ठेका सिस्टम में बदला गया, और इस बार पुराने जमींदारों को ठेके दिए गए थे। लाइन छोड़ के लिखो, ये कारण हो गए, लाइन छोड़ के लिखना। 1776 ईस्वी में, इन 1776 एडी, 1776 ईस्वी में, इन 1776 एडी, 1 वर्षीय ठेका प्रणाली लागू की गई। 1 वर्षीय ठेका प्रणाली लागू की गई। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वॉज स्टार्टेड। 1 वर्षीय ठेका प्रणाली लागू की गई। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वॉज स्टार्टेड, तथा पुराने जमींदारों को ठेके दिए गए, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर गिवन टू ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स।
तथा पुराने जमींदारों को ठेके दिए गए। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर गिवन टू ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स। तथा पुराने जमींदारों को ठेके दिए गए। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वर गिवन टू ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स। पुराने जमींदारों को ठेके दिए गए। तो ये भाई आपके भू राजस्व में उसने क्या सुधार किए, वापस दिखाऊंगा एक बार आपको। हम भू राजस्व सुधार हम कर रहे थे, हम भू राजस्व सुधार पढ़ेंगे और न्यायिक सुधार पढ़ेंगे। भू राजस्व में क्या किया, तो पहले उसने 5 साल के लिए ठेके दिए, ऊंची बोली लगाने वालों को ठेके दिए और नए जमींदारों को ठेके दिए। ये व्यवस्था फ्लॉप हो गई क्योंकि ये जो नए जमींदार थे इनके पास में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था, और एक जो पुराने जमींदार थे उन्होंने किसानों को उकसाया कि तुम इनको टैक्स मत दो, इस वजह से व्यवस्था फ्लॉप हो गई। तो क्या किया गया, तो 1776 में 1 साल की ठेका प्रणाली शुरू की गई और इस बार पुराने जमींदारों को ठेके दे दिए गए। तो थोड़ी व्यवस्था ठीक रही। हम पढ़ेंगे 1790 तक लगभग उनकी ये व्यवस्था काम करती रही थी। 1790 में कॉर्नवालिस इसमें आगे चेंज करेगा, वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब अपने न्यायिक सुधार पढ़ते हैं। लिखो न्यायिक सुधार। जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म्स। देखो 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक होते हैं दीवानी मामले, एक होते हैं फौजदारी मामले। तो 2 प्रकार की अदालतें बनाई गई। एक बनाई गई जिला दीवानी न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट्स। जिला दीवानी न्यायालय, और एक बनाया गया जिला फौजदारी न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट्स। सुनना, देखो पहले बातें सुनना, बाद में लिख लेना आप। 2 प्रकार के कोर्ट बनाए गए। प्रत्येक जिले में 2 प्रकार के कोर्ट होंगे, एक दीवानी कोर्ट होंगे, एक फौजदारी कोर्ट होंगे। एक दीवानी मामले, दीवानी मामले कौन से होते हैं, एक जमीन का विवाद, मेरे और मेरे भाई के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा है। जैसे 2 लोगों को शादी करनी है, 2 लोगों को आपस में तलाक लेना है, बेटा गोद लेना है, व्यवहार से संबंधित कोई मामले होते हैं 2 लोगों के बीच के, वो सब दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। पैसे टक्के का मामला, ऐसे कोई भी मामले होंगे वो सारे दीवानी मामले होंगे। फौजदारी, मर्डर कर दिया किसी का, है ना, लूट पाट कर ली कहीं पर, कोई रेप का केस हो गया, ये सब जो मामले आएंगे किसके अंदर आएंगे, ये फौजदारी के अंदर आएंगे। तो दोनों अलग अलग कर दिए। एक डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट होगा, दीवानी को दीवानी बोल सकते हो आप, सिविल भी बोल सकते हो ना, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट लिख सकते हो, इसको डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट लिख सकते हो। एक सिविल मामले होते हैं, एक क्रिमिनल मामले होते हैं, एक दीवानी मामले होते हैं, एक फौजदारी मामले होते हैं। तो 2 प्रकार के मामले होंगे, जिला दीवानी होंगे और जिला फौजदारी होंगे। जो जिला दीवानी है इनमें न्याय करेगा कौन सा, कौन देखेगा व्यवस्था तुम्हारी, तो क्या कलेक्टर। हर जिले में कलेक्टर होगा और वो कलेक्टर ये दीवानी मामले देखेगा। कलेक्टर का नाम ही कलेक्ट करने से पड़ा, जो रुपए कलेक्ट किया करता था, जो रुपए का ध्यान रखता था भाई कितना टैक्स आया, कहां से क्या आया, उसको कलेक्टर बोलते थे, कलेक्ट करने वाले कलेक्टर बोलते थे। तो रुपए वाले मामले ये देखता है तो इसको दीवानी मामले दे दीजिए। दीवानी मामले होते ही जमीन वगैरह से संबंधित थे। तो इनके अंदर तो जो न्यायाधीश होगा वो कौन होगा, न्यायाधीश कौन होगा, तो न्यायाधीश कलेक्टर को बना दिया गया। यूरोपियन होते थे सारे के सारे कलेक्टर। अच्छा, फौजदारी मामलों के अंदर कौन होगा, इन मामलों में किसको रखा जाए, तो इन मामलों में जो न्यायाधीश होगा वो का इंडियंस, पंडित जी, मौलवी साहब, इनको ही कहते, ये सब भारतीय हुआ करते थे, भारतीय न्यायाधीश। तो जिला दीवानी न्यायालय होगा, जिला फौजदारी डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट। इसमें जज कौन है, कलेक्टर है। इसमें जज कौन है, इंडियन जजेज हुआ करते थे। अब आपको जिला दीवानी मामला न्यायालय के अंदर आपका मामला गया और आपका मामला कलेक्टर ने कोई भी डिसीजन सुनाया, पर आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है। जब आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं तो क्या करेंगे, तो अपील करेंगे आप ऊपर। जैसे अब होता है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नहीं तो अपने हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं तो अपने सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो अपील करने के लिए जो न्यायालय बनाया गया ऊपर, उस न्यायालय का नाम रखा गया सदर दीवानी न्यायालय। ये फिर अंग्रेजों के हवाले हुआ करते थे। सदर दीवानी न्यायालय, सदर का मतलब होता है मुख्य, और इधर जो अपील, ये अपील ये न्यायालय था ना, मैं लिख देता हूं नीचे, अपीलेट कोर्ट था। अपीलीय न्यायालय, और इधर जो बनाया गया वो हो गया सदर फौजदारी। सुनना पहले, फिर एक साथ लिखना आपने, समझ में आनी चाहिए चीजें।
सदर फौजदारी न्यायालय और सदर फौजदारी न्यायालय ये भी अपीलीय न्यायालय। इनमें अंग्रेजी बाद में देख लिया करते, सहायता करने के लिए इंडियन वगैरह रख लेते। एपिलेट कोर्ट। अब सुनना, सदर का मतलब होता है मुख्य, तो जो बंगाल का मुख्य कोर्ट बनाया गया उसको सदर नाम दे दिया गया। तो हर जिले के अंदर एक जिला दीवानी होगा, एक जिला फौजदारी होगा, और इन पे अपील करनी है ऊपर जाके तो मुख्य न्यायालय में करो, तो मुख्य न्यायालय इधर सदर दीवानी हो जाएगा, इधर सदर फौजदारी हो जाएगा। ये अपीलीय न्यायालय, यहाँ पे अपील की जा सकती है अपने में। 65% के मामले बड़े मामले होंगे तो सदर दीवानी के अंदर चले जाओ, वरना जिला दीवानी के अंदर देखो। इधर कोई बड़ा मामला आएगा, सदर फौजदारी में अपील करनी पड़ेगी आपको, जिला फौजदारी से यदि आप संतुष्ट नहीं। सदर का मतलब मुख्य होता है, इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि अपने शहरों में सदर बाजार होता है, सदर थाना होता है। ज्यादातर में आपको सदर थाना मिल जाएगा। तो सदर का मतलब है मुख्य, वो मुख्य थाना है। बाजार मिल जाएगा, सदर बाजार मतलब वो मुख्य बाजार है। और कभी आप उर्दू के समाचार सुनना, तो उर्दू के समाचार में आएगा कि भारत के सदर रामनाथ कोविंद ने भारत के वजीर आजम, प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री को वजीर आजम और राष्ट्रपति को अभी भी वो सदर ही बोलते हैं। तो सदर का मतलब मुख्य होता है। ये का ये सेम एग्जैक्टली उतार लो, न्याय के अंदर क्या किए थे। तो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट्स, जजेज कौन है, कलेक्टर, जजेज कौन है, इंडियन जजेज है। अपीलेट कौन सा है, तो सदर को सदर ही लिख लेना इंग्लिश में, सदर सिविल कोर्ट, इधर लिख लेना सदर क्रिमिनल कोर्ट, जैसा लिखा हुआ वैसे वैसे उतार लो। तो न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार के अंदर क्या किया इन लोगों ने, तो न्यायिक सुधार में प्रत्येक जिले में दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय बनाए गए। जिला दीवानी न्यायालय थे और जिला फौजदारी न्यायालय थे। जिला दीवानी में न्याय कौन करेगा, तो उनमें कलेक्टर करेंगे। जिला फौजदारी में कौन करेगा, तो भारतीय न्यायाधीश होंगे। अपील करनी है आपको ऊपर, तो इधर सदर दीवानी मतलब सदर सिविल कोर्ट, और इधर आपको सदर क्रिमिनल कोर्ट मिल जाएगा। तो ये उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार कर दी। पहले न्याय व्यवस्था में क्या था, पहले जमींदार था सब। पहले जमींदार के पास जाओ, जमींदार फैसला ऑन द स्पॉट किया करता था, सनी देओल थे सारे के सारे जमींदार। और वहां मामला नहीं सुलझे तो नवाब के पास चले जाओ। पर इन्होंने कहा कि नहीं साहब, प्रक्रिया होती है अपने आप में, पहले जिले में जाओ फिर सदर के अंदर आओ। ये व्यवस्था की, ठीक। ये न्याय में ढांचा कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो तो इन्होंने तय कर दिया। कानून, कानून कैसे होंगे, आपने तो यहाँ पहले हिंदुओं के कानून अलग, मुसलमानों के कानून अलग। अब जब आपने कलेक्टर बिठा दिए, इधर ये अंग्रेज देखेंगे मामले, तो इनको वो हिंदू कानून और मुस्लिम कानून समझ कैसे आएंगे। तो इन्होंने कहा हम ट्रांसलेशन करवा लेंगे। तो इन लोगों ने भारतीय कानूनों का ट्रांसलेशन तक करवाना शुरू कर दिया था। जैसे ये उतार लिया होगा आपने सबने, उतार लिया तो मैं आगे बताऊं, चलो उतार ही लिया होगा आपने, है ना। जैसे मुसलमानों के कानूनों की किताब हुआ करती थी, फतवाए आलमगीर। फतवे का मतलब कानून, आलमगीर का मतलब औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम में फतवा आलमगीर नाम की फारसी भाषा में एक बुक लिखी गई थी, जिसमें मुस्लिम मुस्लिम कानूनों का कंपाइलेशन किया गया था, मुस्लिम कानूनों का संग्रह तैयार किया गया था। तो पढ़िए साहब, मुसलमानों वाली फतवा आलमगीर पढ़िए, इसका अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवा लो। तो साहब वो जो अंग्रेज न्यायाधीश बैठा होगा वो इसमें से देख लेगा, उसकी सहायता के लिए बाकायदा काजी, मुफ्ती, पंडित जी बैठे होंगे, वो बता देंगे इसकी व्याख्या क्या है, वो इस आधार पर इसका डिसीजन ले लेगा। तो कानून तो इनके वही रहने, तो कानूनों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कानूनों का ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो फतवा ए आलमगीर का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, लिख लो, फतवा ए आलमगीर का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। फतवा ए आलमगीर वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। फतवा ए आलमगीर का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फतवा ए आलमगीर वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश।
फतवा आलमगीर का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फतवा आलमगीर वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। फतवा आलमगीर का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और हिंदुओं का क्या किया जाए, हिंदुओं वाले में लफड़ा, हिंदुओं वाले में एक किताब नहीं कोई, या तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायनी स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति, भगवान जाने कितनी किताबें थी। इन वाले का क्या किया जाए, तो बाकायदा भाई साहब पंडित जी बिठाए, और पंडित जी बिठा के कहा कि एक जगह लिखो, कानूनों को एक जगह लिखा जाए, और एक जगह लिख के बाद में उसका अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो पहले तो कानूनों का संकलन तैयार करवाया, कानूनों को एक जगह करवाया, और वो जो संकलन था उसका नाम था कोड ऑफ जेंटू लॉज। गेंतु है, जेंटू अपने बोल देते हैं, कोड ऑफ गेंतु लॉज है। हिंदुओं को वो लोग गेंतु ही बोलते थे। हिंदुओं के लिए जो अंग्रेजों द्वारा टर्म इस्तेमाल किया जाती थी वो गेंतु थी। तो कोड ऑफ गेंतु लॉज, तो हिंदू कानूनों का, कोड का मतलब संग्रह, इकट्ठा करवाना। तो हिंदू कानूनों का संग्रह जिस किताब में किया गया था, उस किताब का नाम क्या था, कोड ऑफ गेंतु लॉज। पहले बाकायदा पंडित जी को बिठा के लिखवाए, बाद में उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवा लिया उन लोगों ने। लिख लो, कोड ऑफ गेंतु लॉज नामक पुस्तक में हिंदू कानूनों का संग्रह किया गया। कोड ऑफ गेंतु लॉज नामक पुस्तक में हिंदू कानूनों का संग्रह किया गया। हिंदू लॉज वर कंपाइल्ड in a book named Code of Gentoo Laws. Hindu laws were compiled in a book named Code of Gentoo Laws. Code of Gentoo Laws नामक पुस्तक में हिंदू कानूनों का संकलन किया गया। Code of Gentoo Laws नामक पुस्तक में हिंदू कानूनों का संकलन किया गया। Hindu laws were compiled in book named Code of Gentoo Laws. Code of Gentoo Laws नामक पुस्तक में हिंदू कानूनों का संकलन किया गया। Hindu laws were compiled in book named Code of Gentoo Laws. लोगों ने कहा साहब ये तो कंप्लीट ही नहीं हुए, बच गए थोड़े कानून तो। और तो अब क्या किया जाए, तो फिर दो बंदों को बिठाया गया, और जो बच गए वो और लिखो। एक किताब और लिखी गई, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज नाम की पुस्तक लिखी गई। इसको लिखने वाले दो बंदे थे। एक बंदे का नाम था विलियम जोन्स, एक बंदे का नाम था कोलब्रुक। कौन कौन दो बंदे थे, विलियम जोन्स और दूसरा बंदा कौन है, कोलब्रुक। इन दोनों ने मिलकर एक बुक और लिखी, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। लिख लो, विलियम जोन्स तथा कोलब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज नामक पुस्तक लिखी। विलियम जोन्स एंड कोलब्रुक रोट ए बुक नेम डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। विलियम जोन्स तथा कोलब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज नामक पुस्तक लिखी। विलियम जोन्स एंड कोलब्रुक रोट ए बुक नेम्ड डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। रोट ए बुक नेम्ड डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। विलियम जोन्स तथा कोलब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज नामक पुस्तक लिखी। रोट ए बुक नेम्ड डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज नामक पुस्तक लिखी। रोट ए बुक नेम्ड डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। तो अब वापस मैं बताता हूं, देखो न्यायिक सुधार में क्या किया, जिले पे एक दीवानी न्यायालय होगा, एक फौजदारी होगा। दीवानी में कलेक्टर देख लेगा, फौजदारी के अंदर भारतीय न्यायाधीश होंगे। अपील करनी है सदर दीवानी में जाओ, उधर अपील करनी है तो आपके सदर फौजदारी में जाओ। किताबें, मुसलमानों की एक किताब थी फतवा आलमगीर, अंग्रेजी में अनुवाद कर लो। हिंदी वाली पहले एक जगह लिखवाई, फिर उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया, कोड ऑफ गेंतु लॉज। विलियम जोन्स और कोलब्रुक ने मिलकर फिर एक किताब लिख दी जिसका नाम था डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। ये चेंज किए गए थे। किसके टाइम में ये चेंज किए गए सारे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भू राजस्व में सुधार के पहले द्वैध शासन खत्म करता है, 5 साल के ठेके देता है, फिर 1 साल का ठेका देता है। और इधर न्याय में ये क्या सुधार किए गए, मैं आज आपके लिए थोड़ी सी फोटो वोटो लेके आया था, मैं दिखाता हूं। देखो आपको एक 8वीं क्लास की बुक से मैंने पूरा एक पैराग्राफ ही उतारा था। ये आप लोगों के अक्सर यूं रहता है एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले, हालांकि पढ़ते नहीं हो, वैसे फितूर की बातें करते हो आप। मैं उतार के लाया था आपके लिए, देखना आप। देखो लिखा हुआ है कि वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785, है ना। तो अब आप में से कोई ये मतलब लाना कि सर आपने 1772 से लिखा दिया, ये तो 1773 से। साफ साफ अगला लिख रहा है कि गवर्नर जनरल कब बना था, तो गवर्नर जनरल तो 73 में बना है, सीधी सी बात है। लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 17 was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power.
कि कंपनी की पावर को बढ़ाने वाला कोई मुख्य भूमिका किसी ने निभाई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने थी। अपने हिंदी में लिखा हुआ कि उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। आगे क्या लिखता है? लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। क्या ये बात सही है? तो हम कहेंगे हाँ, ये बात सही है कि बंगाल में तो उनका कब्जा था ही, और यहाँ तक आते आते वो मद्रास में और बॉम्बे के अंदर भी उधर अपने कब्जे करने शुरू हो गई थे। क्योंकि देख लो आप, मद्रास तो उनके लगभग आसपास वाली टेरिटरी वो कब्जे में ले चुके थे, बॉम्बे वाली टेरिटरी पर उनके कब्जे थे, यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री बनाई ली थी उन लोगों ने। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पे प्रशासकीय इकाइयों में बंटे होते थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इंग्लिश में भी ये लिखा होगा शायद। बाय टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, ब्रिटिश टेरिटरीज वर broadly divided into administrative units called presidencies। मोटे तौर पे प्रशासनिक इकाइयों में बंटी हुई थी जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अच्छा, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। हर एक का शासन, देखो लिखा, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। क्या लिखा है इधर? इसने ये लिखा है, each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the governor general. Warren Hastings, the first governor general, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice। न्याय के क्षेत्र में उसने कुछ उल्लेखनीय सुधार किए थे, नोटेबल सुधार किए थे कुछ। लिखा है इसने 1772 ईस्वी से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। देखो ध्यान दो आप, हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपियन जिला कलेक्टर होंगे। ध्यान दो आप, अभी मैंने यही बात लिखवाई। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे, सहायता करने के लिए तो होंगे, मौलवी और हिंदू पंडित होंगे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। फौजदारी अदालतों में भारतीय न्यायाधीश होंगे, मैंने बताया, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करेंगे। उनको भी कंट्रोल कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, पर न्याय का काम काजी और मुफ्ती करेंगे। ये इंग्लिश वाले ने लिखा होगा। फ्रॉम ये कहां तक लिख दिया? फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, ए क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी मामले एंड ए सिविल कोर्ट दीवानी मामले। मौलवीज एंड हिंदू पंडित interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts. The criminal courts were still under a Qazi and a Mufti, but under the supervision of the collector. कलेक्टर का केवल सुपरविजन रहेगा, बाकी काजी और मुफ्ती जो होंगे वो ये मामले देखेंगे आपके। देखो और बड़ी जोरदार चीजें लिखी है। एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर लेते थे। मैंने बताया कि यार इतनी सारी स्मृतियां हो गई, पंडित जी अपने हिसाब से लगा देते दिमाग कि यार ये है। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए इधर क्या लिखा? ए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ द धर्मशास्त्र। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स, 11 पंडित जी को बैठा, देखो शुभ 11 है, यूं नहीं 7 8 कुछ ही ले लियो कि 11 पंडित जी ने कहा देखो शुभ होने चाहिए, सीधी सी बात। 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज, कंपाइल करवाएंगे। 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करवाने का जिम्मा सौंपा गया। एनबी हाल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। पहले वो गेंतुलोज तैयार करवाए, हाल हेड ने कहा कि उनका अनुवाद कर दिया जाए। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए भी मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार की गई, वो फतवा आलमगीर भी तैयार कर लिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, हमने पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीलीय न्यायालय, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना कर दी गई थी। अपीलीय ऊपर कर दिए गए। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से पता चलता उसका मुख्य काम लगान इकट्ठा करना था, तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। थानेदार को दरोगा बोला करते थे। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। आज भी देख लो कलेक्ट्रेट सबसे बड़ी पावर है। एग्जैक्टली इसने यही लिखा होगा इधर, क्या लिखा है? एनबी हाल हैड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश बाय 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो। ये डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज अलग किताब है, ये डाइजेस्ट वो मत समझ लेना, ये उसी गेंतु लॉज की बात कर रहा है। By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a court of appeal, the Sadar Nijamat Adalat, was also set up at Calcutta. The principal figure
in an Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenue. वो रेवेन्यू कलेक्ट करता इसीलिए कलेक्टर था. एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट्स विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड द दरोगास. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. कि पहले वाले जो भी होल्डर थे उनकी जगह पे सत्ता का एक नया केंद्र बन गया था. ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये भी था कि कई बार मैं पूरे नोट्स पढ़ा देता हूं, उसके बाद बच्चा मेरे कहता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ लूं क्या. अब मुझे बताए है कि मैंने जब न्यायिक सुधार में ये बातें लिखवा दी, अब इसके बाद में इसमें क्या चीज है. एक हाल हेड वाला जरूर आपका दो कि सर ये आपने नहीं बताया कि बीएन हाल हेड ने इनका ट्रांसलेशन किया था, तो ये इतने काम की भी नहीं, मैंने ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं. बाकी एग्जैक्टली सेम की सेम चीजें हैं. तो कई होंगे जो मन में फितूर रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले. मेरे पास डेली 2-4 मैसेज आता है, सर एनसीईआरटी पढ़ ले, सर एनसीईआरटी पढ़ ले. अरे एनसीईआरटी में कम चीज है. मैंने तो लिखवाया सदर निजामत और सदर दीवानी दोनों थे, इसने नहीं लिखी. आपको कुछ, सर इसने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि 8वीं की किताब है और बनाने वाले को लगा 8वीं के बच्चे को इतना बता दे, इतना खूब, इतना इसके समझ में आ जाएगा, यही खूब अपने आप के अंदर. पर ये चीज देखो एग्जैक्टली वो क्यों है, कैसे क्या लिखी हुई है, इसलिए मैं समझा रहा था कि यार थोड़ा सा आपके भी दिमाग में रहे कि आप इसके माध्यम से भी समझ सको इन चीजों को थोड़ा सा. और कैसा है इसमें, चलो ये तो आगे की बात है, ये आगे आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको. अब अपने वापस मूल समस्या पे आते हैं अपने, है ना. ये अपने सुधार उधार सारे पढ़ लिए. और क्या करवाए थे, ये तो हमने पढ़ा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में सुधार किए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार किए थे. और वॉरेन हेस्टिंग्स के क्या काम है? वॉरेन हेस्टिंग्स के काम ये है कि जो आपके, ये एक विलियम जोन्स मैंने एक नाम बताया, बड़ा जोरदार काम है. देखो ये तो याद रखना ही है, ये क्वेश्चन बनेगा कोई अपने. इस विलियम जोन्स ने 1784 में एक संस्था स्थापित की थी कलकत्ता में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. विलियम जोन्स जज था, संस्कृत बहुत अच्छी आया करती थी इसको, संस्कृत सीख गया था यहां पे आगे. दिल्ली कोर्ट से आते ही उन पंडित जी तैयार रहते थे कि लो जाओ मैं संस्कृत सिखाऊं आपको. तो 1784 में एक संगठन बनाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. अच्छा क्या काम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या करेगी? भारत की जितनी किताबें उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेगी. अंग्रेज एक बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि जिन लोगों पे शासन करना होता है उन लोगों की हिस्ट्री कल्चर के बारे में पता होना चाहिए. जिन लोगों पर आपको राज करना है, यदि उन लोगों की हिस्ट्री कल्चर आपको नहीं पता है तो आप उन पर कभी भी ढंग से राज नहीं कर पाओगे. अच्छा, किसी भी देश की हिस्ट्री कल्चर को जानने का सोर्स क्या होना चाहिए? तो हिस्ट्री कल्चर को जानने का सोर्स होना चाहिए लिटरेचर. साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो लिटरेचर पढ़ा जाए. पर भाई साहब लिटरेचर इनका तो मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी में मिलेगा, तो हम इनका ट्रांसलेशन कर लेंगे. दिमाग लगाइए कितने इंटेलिजेंट लोग थे कि उन्होंने ट्रांसलेशन के लिए पूरी एक सोसाइटी बना दी थी. खूब सारे विद्वान बुलाए यहां पर और उन विद्वानों का बैठो सारे दिन रगड़ो पेन अपने, ट्रांसलेशन करो. भगवत गीता का ट्रांसलेशन, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन, तुलसीदास जी की रामचरित मानस का ट्रांसलेशन, वाल्मीकि की रामायण का ट्रांसलेशन, महाभारत का ट्रांसलेशन, जितनी किताबें उस दौरान थी उन सब के ट्रांसलेशन करवा दिए थे इस आदमी ने. इसीलिए मैं बता रहा हूं विलियम जोन्स और कोलब्रुक आपके डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज बुक लिख रहे हैं, तो इन्होंने ये काम भी किया. तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल याद रखना, ये कोई पूछे जाने वाली चीज है, पूछ लेगा, पूछा हुआ है. कब बनी थी, किसने बनाई थी, कहां बनाई थी, 15-20 स्टार लगा के लिखो. 1784 ईस्वी में, इन 1784 एडी, 1784 ईस्वी में, इन 1784 एडी, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की. कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की. इस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता. कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की. इस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता. established
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता 1784 ईस्वी में विलियम जॉन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इन 1784 एडी विलियम जॉन्स एस्टैब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता एस्टैब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता। विलियम जॉन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। आगे लिखो, इसी में लिखो, यह संस्था, दिस ऑर्गेनाइजेशन या दिस इंस्टीट्यूट, यह संस्था या यह सोसाइटी, दिस सोसाइटी, कुछ लिख लो, यह संस्था, दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंस्टीट्यूट या दिस सोसाइटी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करती थी। प्राचीन भारतीय पुस्तकों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करती थी। ट्रांसलेटेड एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इन यूरोपियन लैंग्वेज, ट्रांसलेटेड एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इन यूरोपियन लैंग्वेज, ट्रांसलेटेड एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इन यूरोपियन लैंग्वेज, प्राचीन भारतीय पुस्तकों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करती थी। प्राचीन भारतीय पुस्तकों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करती थी। ट्रांसलेटेड एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इन यूरोपियन लैंग्वेज, दिस सोसाइटी या दिस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेटेड एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इन यूरोपियन लैंग्वेज, यह संस्था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करती थी। यह संस्था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद करती थी। चलो, जैसे एक आधा एग्जाम्पल लिखे। जैसे एक बंदा हुआ था इनके विल्किंस, और विल्किंस ने अपने भगवत गीता का अनुवाद किया था। ये तो याद रहे यार, भगवत गीता तो भारत का महानतम ग्रंथ है। वही श्रीमद् भागवत गीता जो है, महाभारत का जो एक पार्ट है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा टाइप वाला जो है, वो जो है वो भगवत गीता, उसका ट्रांसलेशन विल्किंस ने किया था। लिखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवत गीता, विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवत गीता, विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया था। विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवत गीता। अच्छा, और हेस्टिंग्स के टाइम में क्या बातें हुई? हेस्टिंग्स ने भू राजस्व के सुधार किए, हेस्टिंग्स ने न्याय के सुधार किए, हेस्टिंग्स ने कानूनों का ट्रांसलेशन करवाया, हेस्टिंग्स ने उसके टाइम में विलियम जॉन्स ने एक सोसाइटी बनाई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो ये ट्रांसलेशन का काम ही करती थी। और देखो, अवध में 1765 के अंदर अवध वालों के साथ में संधि कर ली गई थी, इलाहाबाद की संधि। अवध एक बफर स्टेट बना दिया गया था। उस समय यहां का नवाब हुआ करता था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के बाद यहां पर एक नया नवाब बना असफउद्दौला। सुजाउद्दौला के बाद में यहां पर एक नया नवाब कौन बना? तो असफउद्दौला बना। असफउद्दौला इनका एक नया नवाब बनता है। असफउद्दौला के टाइम में वॉरेन हेस्टिंग्स उसके पास गया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसको जाकर पैसे दे। हुआ क्या कि भाई 1700, और सुनना देखो बात, मैंने आपको बताया था कि 1772 में महादजी सिंधिया जो है मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद से लेकर दिल्ली चले जाते हैं। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड अंग्रेजों की पेंशन लेके इलाहाबाद और कड़ा के जिले लेके इलाहाबाद रहता था। महादजी सिंधिया ने जाके उसको उकसाया कि यार तुम मुगल बादशाह है, शर्म नहीं आती तेरे को, इलाहाबाद बैठा हुआ 2 जिले लेके दिल्ली चल। तो उसने कहा अंग्रेज पेंशन देते हैं, बंद कर देंगे, तो मराठों का पेंशन हम देंगे, तो हमारे साथ दिल्ली चल। और इसको लेके दिल्ली चले गए थे। अब जब दिल्ली चले गए तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि इतने दिन तक मुगल बादशाह को हम पेंशन देते थे क्योंकि वो हमारे संरक्षण में रहता था, हमारे प्रोटेक्शन में था। अब जब वो मराठों के संरक्षण में चला गया, वो पैटर्नाइज करने लग गए उसको, तो हम किस बात की पेंशन दे? तो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह की पेंशन बंद कर दी थी। अब जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह की पेंशन बंद कर दी तो इलाहाबाद और कड़ा के जिले भी छीन लिए, और इलाहाबाद और कड़ा के जिले छीन के वापस अवध को दे दिए 50 लाख रुपए में। देखो आप, अवध वालों के जिले अवध वालों से लेके मुगल बादशाह को दिए, मुगल बादशाह से लेके वापस अवध को बेच दिए 50 लाख रुपए में। बाणिए इसको कहते हैं, व्यापार करना ये है। हींग लागे ने फिटकड़ी, रंग आवे चोखो।
मेरी चीज मेरे से आप ले लो, मेरे को वापस बेचो और रुपए ले लो। वो रुपए चुकाने में असफुद्दौला से थोड़ा डिले हुआ। थोड़े और रुपए अंग्रेजों ने कहा कि हम सेना भी यहां रखेंगे, तेरी सुरक्षा करेंगे। वो सेना वाले भी रुपए अंग्रेज मांगते थे, वो रुपए चुकाए नहीं गए। रुपए चुकाए नहीं गए तो असफुद्दौला को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा भाई साहब रुपए दे, हमें नहीं पता। असफुद्दौला ने कहा कि साहब मेरे पास रुपए नहीं है। तो रुपए किसके पास है? तो मेरी मम्मी के पास खूब सारे रुपए हैं। और मम्मी नहीं, मम्मियों के पास, पापा की कई सारी थी, उनके पास खूब सारे रुपए हैं। हेस्टिंग्स ने कहा ले ले उनसे। कहा मुझे तो देती नहीं है, डरा देती है, धमका देती है मेरे को। तो आप थोड़ा सा सेना भेज दो, ले तो मैं लूंगा। बाकायदा सेना आई, अंग्रेजों ने छोटी मोटी टुकड़ी बेची। असफुद्दौला ने कहा मैं पीछे खड़ा हूं, जाके मांगो आप देखे। मैं कहा नहीं नहीं तू चल आगे। असफुद्दौला गया, उसने कहा मम्मी संदूक खोलो तो, आपकी पेटी खोलो एक बार। मम्मी ने कहा कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो नहीं नहीं सब पता है मुझे, क्या क्या छुपा रखा है आपने संदूक के अंदर। सब बेगमों की संदूक खुलवाई गई। अवध की जो भी बेचारी बेग में थी, उनका धन लूट के ले गया था ये आदमी। तो कोई पूछे कि अवध की बेगमों का धन किसने लूट लिया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूट लिया था। ध्यान रखना, लिखो अपने स्टार लगा के लिखो। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों का धन लूट लिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स robbed money from, या snatched money from बेगम्स ऑफ अवध। अवध की बेगमों से धन लूट लिया था। अवध की बेगमों से धन लूट लिया था। वॉरेन हेस्टिंग्स snatched money from बेगम्स ऑफ अवध, या robbed, या लूटेड लिख लो, बोले लूटेड मनी फ्रॉम बेगम्स ऑफ अवध। अवध की बेगमों से धन लूट लिया था। तो कहां की बेगमों का धन लूट लिया था उसने? तो अवध की बेगमों का धन लूट लिया था। ऐसे ही बनारस में एक राजा हुआ करता था, चेत सिंह। ये चेत सिंह से रुपए मांगता था। चेत सिंह से रुपए दिए नहीं गए तो उसने चेत सिंह को हटा दिया था। और चेत सिंह को हटा के चेत सिंह के भतीजे को बना दिया था। भतीजे ने कहा मैं दे दूंगा। ये बेटा भतीजे ने बेटे ने खराब कर गए। उधर बेटा मम्मियों का धन लुटवा गया, इधर ये भतीजा चाचे को हटा ही देता है आपने। तो लिखो, बनारस में चेत सिंह को हटा दिया गया। बनारस में, इन बनारस चेत सिंह को हटा दिया गया। चेत सिंह वॉज डिपोज्ड। चेत सिंह को हटा दिया गया। राजा था चेत सिंह। चेत सिंह वॉज डिपोज्ड। चेत सिंह को हटा दिया गया तथा उसके भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया गया। एंड हिज नेफ्यू महिप नारायण, एंड हिज नेफ्यू महिप नारायण वॉज अपॉइंटेड एज किंग। तथा उसके भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया गया। एंड हिज नेफ्यू महिप नारायण वॉज अपॉइंटेड एज किंग। तथा उसके भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया गया। एंड हिज नेफ्यू महिप नारायण वॉज अपॉइंटेड एज किंग। तथा उसके भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया गया। तो महिप नारायण को राजा, तो यहां भी धन वाला ही मामला था। धन वाला मामला एक तो और गजब है, सुनो देखो आप। इधर जब नजमुद्दौला ये जब राजा बने थे, मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला को बनाया गया। तो मीर जाफर की जो बेगम थी उसका नाम था मुन्नी बेगम। तो मुन्नी बेगम को कहा था कि तेरे को हम नवाब का संरक्षक बना देंगे, नवाब का रिजेंट बना देंगे। मतलब तू संभालेगी नवाब का सब काम काज है वो, और इसके बदले में तू 3.5 लाख रुपए दे दे हमें। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 3.5 लाख रुपए खा गया था इससे। ये बात बंगाल में एक पंडित जी थे, उनको पता चली। पंडित जी का नाम था नंद कुमार। पंडित जी का नाम नंद कुमार हुआ करता था। नंद कुमार को पता चली। नंद कुमार ने मुन्नी बेगम से जाकर पूछा कि बेगम हम ये क्या सुन रहे हैं मार्केट में कि पैसे ले गया वॉरेन हेस्टिंग्स तुमसे, 3.5 लाख रुपए ले गया तुमसे रिश्वत। मुन्नी बेगम ने कहा क्या बताएं पंडित जी, हम तो बदनाम हो गए। सब तरफ से पैसे भी चले गए, बदनामी भी मिल गई हमको। तो अब क्या किया जाना चाहिए? तो नंद कुमार ने कहा मुकदमा करो, शिकायत करो इसकी, वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की शिकायत कहां की जा सकती? तो कार्यकारी परिषद में।
कार्यकारी परिषद मिलकर शासन चलाती है, तो कार्यकारी परिषद वालों को कहो कि ये मामला है। तो मुन्नी बेगम ने कहा देख लो, अब आप ही जानो। तो पंडित जी ने मुन्नी बेगम की तरफ से की पैरवी, और पंडित जी कार्यकारी परिषद में चले गए। कार्यकारी परिषद के मेंबर कौन? फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। अब सुनना देखो, इनमें बोरवेल हेस्टिंग्स का दोस्त था, ये पहले से इंडिया में ही था, इसको कार्यकारी परिषद का मेंबर बनाया गया था। इन तीनों को ब्रिटेन से भेजा गया था, फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉनसन को ब्रिटेन से भेजा गया था। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट आने की अवस्था क्या थी? क्या हुआ था जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था? कि ब्रिटेन में ऐसी खबरें पहुंची थी कि कंपनी वहां पे भ्रष्टाचार वगैरह करती है, और कंपनी का काम कम होता है, और कंपनी के कर्मचारी खुद का काम ज्यादा करते हैं, इसलिए कंपनी दिवालिया हो गई, लोन चाहिए। यही तो बात थी, कल मैं आपको बता रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर इन तीन आदमी को भेजा गया कि तुम भी जाके हेस्टिंग्स की सहायता करो। ये तीनों ये मान के आए थे कि हेस्टिंग्स इस दुनिया का सबसे कमीना, भ्रष्ट और धूर्त आदमी है। तो इन तीनों की हेस्टिंग्स से बनती ही नहीं थी। इवन फ्रांसिस पे तो एक बार हेस्टिंग्स ने गोली चला दी थी। ये तो आपस में कुर्सियां ले लेके लड़ा करते थे, ठोका करते थे कुर्सियों से पकड़ पकड़ के एक दूसरे को। यह हालत थी इनकी तो आपस के अंदर। तो फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन को जैसे पता चला कि नंद कुमार नाम का ब्राह्मण जो है वो मुकदमा करने के लिए आ रहा है, उसने कहा स्वागत पंडित जी, आइए आप। हेस्टिंग्स ने कहा कि नहीं, कार्यकारी परिषद मेरे खिलाफ इस प्रकार का मामला सुन ही नहीं सकती। उसने कहा सुन तो सकती। फ्रांसिस ने कहा सुन कैसे नहीं सकती? हेस्टिंग्स ने कहा मैं कार्रवाई में बैठूंगा ही नहीं। फ्रांसिस ने कहा और ठीक है, तू कार्रवाई से उठ के जा। 5 आदमी है, एक कार्रवाई से उठ के चला गया। 4 बच्चे, 4 में से हम 3 तो एक तरफ है, और 3 एक तरफ है। तो एक तेरे वाला यदि वोट कर भी देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और तू आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अब तो तेरे को हटाएंगे। और फ्रांसिस ने नंद कुमार कहा पंडित जी पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके लाओ अपने। तो अब फंस गया हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स लगा मरवा दिया, रुपए तो खाए हुए अपने, 3.5 लाख रुपए तो खा गया था वो लेके। और ये मुन्नी बेगम तो खुद बदनाम हुई अपने को और बदनाम करेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट, ये कार्यकारी परिषद है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन? तो एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे का नाम लुगाई भर का है, बाकी आदमी मर्द था। एलिजा एम्पे हेस्टिंग्स का बहुत अच्छा दोस्त। एलिजा एम्पे को जब पता चला इन बातों का, तो एलिजा एम्पे ने हेस्टिंग्स को बुलाया एक दिन शाम को। उसका क्या चल रहा है तुम्हारे लफड़ा उधर? तो फ्रांसिसन बड़े खुश हो रहे हैं आजकल। हेस्टिंग्स ने कहा मरा दिया। तो पंडित को भगवान जाने कहां से पकड़ लाए ये लोग। और ये मुन्नी बेगम, ये पंडित जी, ये तीनों मिलके, फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉनसन, और ये मराएंगे मुझे। तो उसने कहा यार, तो तू ये हर जगह रुपए लेके क्यों आता है? कदे एस फूलते कदे ओस फूलते, जाना ही नहीं चाहिए अपने को। तो कभी बनारस रुपए लेने चला जाता है, कभी अवध रुपए लेने चला जाता है। पता नहीं तू कौन सा नशा करता है, रुपए लेता घूमता रहता है ऐसे। हेस्टिंग्स ने कहा हुआ जो हुआ है यार, अब इससे कैसे निकलेंगे वो बता तू। एलिजा एम्पे ने कहा कि यार फ्रांसिस ने नंद कुमार को कहा कि तू डॉक्यूमेंट तैयार करके ला, ये जब तक डॉक्यूमेंट तैयार करके लाए उससे पहले नंद कुमार पे कोई मुकदमा किया जाए। हेस्टिंग्स ने ठीक। और वहां बंगाल में एक मोहन प्रसाद नाम के एक आदमी और थे, मोहन प्रसाद से नंद कुमार पे मुकदमा करवाया गया कि नंद कुमार मेरे पैसे खा गया। जाल साजी का मुकदमा करवाया गया, फोर्जरी। जाल साजी कि मतलब किसी के पैसे बीच में गबन कर जाना, पैसे खा जाना, देने नहीं किसी को। जालसाजी का मुकदमा, फोर्जरी का मुकदमा। अब झूठा मुकदमा नंद कुमार ने कहा साफ झूठा है। मोहन प्रसाद ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। जा भली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला कब आ सकता है? जब दोनों पक्ष सहमत हो। कलकत्ता का मामला था, आना ही था वहां पे। एलिजा एम्पे दोस्त किसका है? हेस्टिंग्स का। एलिजा एम्पे ने कहा अब मैं देख लूंगा। उस झूठे मुकदमे में नंद कुमार को फंसाया गया। 8 दिन के अंदर सुनवाई की गई, नंद कुमार को फांसी लगा दी गई। नंद कुमार को फांसी लग गई तो फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन अब क्या करे? तो कोई पूछेगा कि कौन से बंगाली ब्राह्मण को फांसी लगवा दी गई थी जालसाजी के मुकदमे में फंसाकर? तो नंद कुमार को फांसी लगा दी गई थी इस मुकदमे में फंसाकर। जबकि भारत में जालसाजी के मुकदमे में फांसी होती नहीं थी। गबन करने वाले, पैसे खाने वाले मामले फांसी थोड़ी हो जाए। मैं आपके पैसे खा जाऊं तो आप मुझे फांसी थोड़ा लगा दो कोई।
अपना ऐसा कानून ही नहीं था, पर ये इंग्लिश लॉज था कि जालसाजी की फांसी होती है और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश लॉ चलते हैं, इसलिए एलिजा एम्पे ने उससे ये मुकदमा करवा के उसको फांसी लगा दी थी। तो वो पूछेगा कौन से बंगाली ब्राह्मण को फांसी लगाई गई थी, तो आपके नंद कुमार लिखो, लिखो नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को, ए बंगाली ब्राह्मण नेम्ड नंद कुमार, नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को जालसाजी के आरोप में फांसी लगा दी गई, जालसाजी के आरोप में फांसी लगा दी गई। ए बंगाली ब्राह्मण नेम्ड नंद कुमार वॉज हैंग्ड या वॉज एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ फोर्जरी, जालसाजी के आरोप में फांसी लगा दी गई। ए बंगाली ब्राह्मण नेम्ड नंद कुमार वॉज एग्जीक्यूटेड या वॉज हैंग्ड इन केस ऑफ फोर्जरी, नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को जालसाजी के आरोप में फांसी लगा दी गई, नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को जालसाजी के आरोप में फांसी लगा दी गई। तो 3 बुरे बुरे से काम है। अवध की बेगमों से धन लूट लाया था, इधर बेचारे पैसे के कारण चैत सिंह उठा के महिप नारायण को बना दिया था, और पंडित जी को तो लटका ही दिया था, तो नंद कुमार को वापस फांसी लगा दी गई। जब हेस्टिंग्स वापस इंग्लैंड गया था, तो जैसे अब होता है अपने पॉलिटी पढ़ते हैं तो अपने पढ़ते हैं कि भाई भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ यदि मुकदमा चलाना तो कहां चलेगा, तो संसद में चलेगा। तो मुकदमे के लिए हिंदी में एक शब्द होता है अभियोग, मुकदमे के लिए अपने हिंदी में शब्द क्या होता है, अभियोग शब्द होता है एक। तो अभियोग मतलब मुकदमा, राष्ट्रपति सबसे बड़ा आदमी, महान आदमी, तो महान आदमी पे अभियोग चलेगा, इसलिए अपने उसको बोलते हैं महाभियोग। तो राष्ट्रपति भी जो भी मुकदमे चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, महाभियोग। अंग्रेजी वाले कहते हैं इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का दो या महाभियोग का दो। कहां चलता है, तो संसद में चलता है। आज जो पोस्ट आपके राष्ट्रपति के पास है, उस टाइम ये पोस्ट किसके पास हुआ करती थी, तो आप कह दोगे साहब गवर्नर जनरल, भारत का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो अब गवर्नर जनरल के खिलाफ मुकदमा चलेगा तो वो भी कहां चलेगा, तो संसद। तो आप कहोगे सर संसद तो भारत में होती नहीं थी, एग्जैक्टली ब्रिटेन में तो होती थी, शासन तो ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन की संसद पे मुकदमा चला था। एडमंड बर्क, एडमंड बर्क नाम करके बंदा था, और इसने ब्रिटेन की संसद में महाभियोग चलाया था इस पे। तो कोई पूछे कि कौन से गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो एडमंड सॉरी वॉरेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। और किसने चलाया था, तो एडमंड बर्क नाम का एक बंदा था, उसने ये चलाया था। देखो मैं ये आपके लिए लाया था, ये भी एक चीज, ये मुकदमा एडमंड बर्क वाला मुकदमा है, 8वीं की बुक से ये मैंने एक पैराग्राफ उठाया। लिखता है एडमंड बर्क, बोलता है मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। आई इम्पीज द कॉमन एनिमी एंड ऑपरेसर ऑफ ऑल, सबका शत्रु और उत्पीड़क जो है, ऑपरेसर जो है, जो एनिमी, उस पर मुकदमा चला रहा हूं। वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क, ये इधर भी लिखा होगा एडमंड बर्क, क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। हियर इज ए पैसेज फ्रॉम एडमंड बर्क्स एलुकेट ओपनिंग स्पीच ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, कि उसके दौरान उसने क्या भाषण दिया था। वो बोलता है मैं उनके उनके मतलब हेस्टिंग्स के, मैं उनके ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूं। आप सोचिए क्या भला आदमी है, ब्रिटेन की संसद में खड़ा होकर एडमंड बर्क बोल रहा है कि मैं भारत के लोगों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग्स पे मुकदमा चला रहा हूं, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं। इधर वापस लिखा हुआ, आई इम्पीज हिम इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हुज राइट्स ही हैज ट्रोडन अंडर हिज foot and whose country he has turned into a desert. Lastly, in the name of human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all. तो वॉरेन हेस्टिंग्स को हालांकि बाद में इस मुकदमे से संसद ने क्लीन चिट दे दी थी, और संसद ने कहा कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में जो भी किया वो खुद के लिए तो किया नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किया था, छोड़ा जाता है। पर अपने एडमंड बर्क की याद रखना है, अपने बोलना है कि लव यू एडमंड बर्क, तुम थे जो हमारी तरफ से वहां संसद के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे। तो गोरे भले हैं जी बेचारे, कि यदि कोई एक आधा आदमी गलत काम करके भी गया तो वहां ब्रिटिश संसद में अपने आदमी के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ भारतीयों के पक्ष में बोलना कितनी बड़ी बात थी। पर एडमंड बर्क बोल रहा था, तो लिखो एडमंड बर्क का स्टार लगा के नाम लिखना, हिंदी में लिखूं इधर,
लिखो लिखो, ब्रिटिश संसद में, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में, इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, एडमंड बर्क ने, एडमंड बर्क, एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग प्रारंभ किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया था, स्टार्टेड इंपीचमेंट अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया था, स्टार्टेड इंपीचमेंट अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया था, स्टार्टेड इंपीचमेंट अगेंस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया था। तो कौन बंदा था जो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाता है? तो एडमंड बर्क था, जो वहां पर इंपीचमेंट चलाता, महाभियोग चलाता ब्रिटिश संसद के अंदर। हालांकि बाद में क्लीन चिट मिली थी इसको। ये वॉरेन हेस्टिंग्स था भाई। वॉरेन हेस्टिंग्स के भू राजस्व सुधार, वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार, कानूनों का ट्रांसलेशन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अवध की बेगमों से धन लूटना, बनारस में राजा को हटाना, नंद कुमार को फांसी दिलवाना और खुद के खिलाफ महाभियोग चला, ये बातें पढ़ी थी। कल हम कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे, एक नए गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।